हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। हमने ऑलरेडी हमारे बोर्ड्स की स्टडीज़ के दौरान सरफेस टेंशन को स्टडी किया हुआ है, बट आज हम कुछ ऐसी स्टडी करेंगे जो आपके सरफेस टेंशन के अलग अलग शेप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जैसे कि हमें पता है, हमने सीखा है सरफेस टेंशन में दैट सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है दैट इज T इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई L, और L मतलब किसी भी सरफेस की वो लेंथ जो लिक्विड के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। सो ऐसे केस में हम अलग अलग शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हर एक केस में सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है या फिर जो फोर्स होता है, ठीक है, वो कितना है। अगर हम कंसीडर करें हर एक केस में कि लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो T है, करेक्ट, तो हम अलग अलग शेप्स के लिए उसे समझ सकते हैं। सो जस्ट पे अटेंशन। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सबसे पहले हम बात करें नीडल की। सो इफ दिस इज अ नीडल, नीडल अगर सपोज किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर ये नीडल है, करेक्ट, सो सपोज दिस इज अ लिक्विड सरफेस और उसके ऊपर अगर ये नीडल है, तो कोई भी नीडल अगर होगी तो उसकी दोनों लेंथ्स लिक्विड के साथ कनेक्टेड होगी। मतलब एक तो ये साइड का लेंथ भी कनेक्टेड होगा, ये वाला, और दूसरा ये साइड का भी कनेक्टेड होगा। सो दोनों लिक्विड के लेंथ जो है वो कनेक्टेड होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ लेना है हमें, वो कितना लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली इट इज 2L। तो जैसे कि हमें पता है कि T इज इक्वल टू F बाई L, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा T इज इक्वल टू F बाई 2L, इसीलिए F इज इक्वल टू 2TL, करेक्ट। इन शॉर्ट हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू T इंटू इफेक्टिव लेंथ, कितनी लेंथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 2L कनेक्टेड है, इसीलिए T इंटू 2L, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, करेक्ट। अब हम जाते हैं दूसरे केस में, हॉलो डिस्क। अगर सपोज कोई एक डिस्क है, हॉलो मतलब वो अंदर से थोड़ी सी खाली है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो इस डिस्क का जो इनर रेडियस है वो R1 है, सो दिस इज R1, बट द आउटर रेडियस इज R2, तो जो बाहरी रेडियस है वो R2 है। अगर ऐसी कोई डिस्क किसी पानी पे या फिर किसी लिक्विड पे अगर रखी जाए, तो इसका आउटर सरफेस भी पानी के साथ कनेक्टेड रहेगा, एज वेल एज इनर लेंथ जो है वो भी पानी के साथ कनेक्टेड रहेगी। सो कितना लेंथ कनेक्टेड रहेगा टोटल, अगर ये सवाल आता है तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सर इनर सर्कमफरेंस कनेक्टेड है एज वेल एज आउटर सर्कमफरेंस कनेक्टेड है। सो इनर सर्कमफरेंस विल बी 2 पाई R1, आउटर सर्कमफरेंस विल बी 2 पाई R2, एग्जैक्टली। सो दोनों अगर कनेक्टेड है, सो जो टोटल इफेक्टिव कनेक्टेड लेंथ इज 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। सो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज नथिंग बट 2 पाई R1 प्लस R2, एंड T तो कनेक्ट होगा ही, मैंने बताया था आपको F के फॉर्मूले में इट इज T इंटू इफेक्टिव लेंथ, इसे भूलना नहीं आपको। सो इट इज T इंटू दिस इज द इफेक्टिव कनेक्टेड लेंथ जो रहेगी यहाँ पर। अब अगर हम किसी शेप की अगर बात करें, थिन रिंग, अगर कोई एक रिंग है, जैसे कि आपकी उंगली में जो रिंग होती है, फिर अगर सपोज हम कंगन की बात करें या फिर अगर हम किसी चूड़ी की बात करें, तो अगर हम इसे किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर रखते हैं तो इसके इनर और आउटर रेडियस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता, बिकॉज वो थिन रिंग है, करेक्ट। सो इसका जो इनर रेडियस है वो भी R है सपोज, और आउटर रेडियस जो है वो भी R ही है। सो R इनर और आउटर बोथ आर R। तो अगर यही सिचुएशन हम अगर इधर पुट अप करें, सो R1 और R2 दोनों भी अगर R ले, सो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। 2R इंटू 2 पाई विल बी 4 पाई R, सो इट विल बी 4 पाई R इंटू सरफेस टेंशन, करेक्ट। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब अगर हम थोड़ा आगे की बात कर लें, डिस्क, अगर कोई एक डिस्क है, हॉलो नहीं है, कंप्लीट डिस्क अगर कोई हम किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो उसका सिर्फ आउटर सर्कमफरेंस जो होता है उतना ही लिक्विड के साथ बाहर से कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर पूरा डिस्क ही कनेक्टेड है, यस आई कैन अग्री, बट हमें डिस्क का एरिया नहीं लेना है, यहाँ पर हमें देखना है कि उसकी कौन सी लेंथ कनेक्टेड है, एरिया नहीं लेना है। सो सिर्फ आउटर लेंथ कनेक्टेड है ना। सो इन दैट केस इट इज जस्ट 2 पाई R इंटू T। अगर आप इमेजिन करते हो कोई स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम मतलब जो अंदर से खाली है ना, मतलब किसी वायर को आपने स्क्वायर शेप में अगर बेंड कर दिया और उसे लिक्विड पे रखा, तो अंदर से भी उसमें लिक्विड होगा। जैसे कि अभी इसको सपोज हम कंसीडर करते हैं कि इसको किसी लिक्विड के ऊपर रखा गया है, तो ये इनर लेंथ जो है वो भी उसके साथ कनेक्टेड होगी, एज वेल एज आउटर जो पार्ट है वो भी कनेक्टेड होगा। इसका मतलब है इनर पेरीमीटर प्लस आउटर पेरीमीटर, लेकिन ये थिन है, तो इसीलिए इसका जो स्क्वायर है, और तो ये लेंथ अगर L है, L L L, तो टोटल कितना हो गया 4L। 4L इज द इनर पेरीमीटर, 4L विल बी आउटर पेरीमीटर, सो 4L प्लस 4L इट विल बी 8L T। नाउ व्हाट अबाउट स्क्वायर प्लेट। सो स्क्वायर प्लेट की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्वायर प्लेट है, फ्रेम नहीं है, तो इनर नहीं होगा, सिर्फ आउटर होगा, करेक्ट। सो इन दैट केस इट इज ओनली 4LT।
तो ये कुछ अलग अलग शेप्स है जिनके बारे में हमें समझना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ एरिया कंसीडर नहीं करना है हमें कि कितना कनेक्टेड है, हमें यहाँ पर सिर्फ ये कंसीडर करना है कि कितनी लेंथ जो है उसको लिक्विड टच करेगा। करेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी फिलहाल के लिए देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई ड्रॉप है या बबल है या फिर कोई मेनिस्कस का लिक्विड है, सो उसके मेनिस्कस के वजह से, कोई कभी कॉन्केव मेनिस्कस होता है जैसे कि ये आप देख रहे हो, कभी कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है ना। सो कॉन्केव मेनिस्कस उन लिक्विड्स में होता है जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 मतलब एक्यूट होता है। वही कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो होता है वो मोर देन 90 एक्यूट एंगल मतलब ऑब्ट्यूस एंगल में देखा जाता है, जैसे कि मर्क्यूरी, जैसे कि आपको पता है। इनमें डिफरेंस इन प्रेशर जो होता है उसे हमें स्टडी करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम अलग अलग शेप्स के लिए लेंगे। अगर कोई प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का आउटर पॉइंट और इनर पॉइंट, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होता, बिकॉज ये प्लेन सरफेस होने के वजह से किसी भी मॉलिक्यूल पे आने वाला लेफ्टवर्ड टेंशन और राइटवर्ड टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन यहाँ पर नहीं आता, हेंस कोई प्रेशर भी नहीं आता, बिकॉज सरफेस टेंशन का फोर्स ही नहीं है तो प्रेशर कहां से आएगा। सो इन दैट केस डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब अगर कॉन्केव की बात करें तो लास्ट मेरे लेक्चर्स में डिफरेंस इन प्रेशर का मैंने एक लेक्चर रखा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होता है। कॉन्केव में डिफरेंस इन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो 2T/R होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं इसे कि यहाँ पर एक ही सरफेस है, दूसरे सरफेस तो लिक्विड है, तो वो जो कर्व है उसका एक ही सरफेस है, दूसरा सरफेस में तो लिक्विड कनेक्टेड है, ऊपर का जो साइड है उसमें एयर कनेक्टेड है, सो इट इज 2T/R। सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो भी डिफरेंस इन प्रेशर होता है 2T/R। बस ये एक समझने लायक बात है कि अगर आपका सरफेस कॉन्केव है तो आउटर प्रेशर ज्यादा होगा, इनर प्रेशर कम होगा, इसलिए इट विल बी PO/PI, सॉरी PO minus PI। सो इन दिस केस इट इज PO minus PI, whereas in this case convex inner pressure is more and outer pressure जो है वो कम होता है। सो इन दैट केस इट इज PI minus PO। सो दिस इज PI minus PO, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम ड्रॉप की बात करते हैं, सो ड्रॉप भी एक तरीके का कॉन्वेक्स ही है लाइक दिस, इसलिए उसका फॉर्मूला भी 2T/R ही होगा, and it will also be PI minus PO because inner pressure minus outer pressure will be there because okay। so अगर हम बात करते हैं बबल की, so बबल इन एयर, so बबल जो होता है वो अंदर से भी खाली होता है, बाहर से भी खाली होता है, मतलब वहां पर इफेक्टिवली दो सरफेस एरियाज हैं जो एक्सपांड होना चाहिए। so in that case for one surface area it is 2T/R, so for two surface areas the difference in pressure will be 4T/R। also आपको दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स ही है, इसका मतलब है इनर प्रेशर विल बी मोर, आउटर प्रेशर विल बी लेस, एंड द डिफरेंस PI minus PO विल बी 4T/R। तो ये हमें समझ में आ गया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बबल इन लिक्विड, हमें ऐसे दिखता है बहुत बार कि कोई एक लिक्विड है, पानी है, उसमें बबल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर उसमें बबल बना हुआ है, सो अगर ये बबल उसके अंदर है तो अब उस बबल का सिर्फ एक ही सरफेस है इनर की जो बढ़ सकता है, बिकॉज आउटर सरफेस पे तो पानी टच है, लिक्विड टच है ना। सो इन दैट केस यहां पर इन दिस केस सिर्फ एक ही सरफेस एरिया जो है वो मौजूद है, यहां पर दो है, क्यों, आउटर साइड भी है और इनर साइड भी है बबल में, लेकिन यहां पर अब वो पानी में चला गया है, सो इट इज जस्ट इनर साइड विच इज इंपॉर्टेंट, हेंस इट इज ओनली 2T/R, इट इज ओनली 2T/R, करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं बबल किसी डेप्थ में है, अंदर है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए। अगर बबल किसी डेप्थ में है, सो इट इज वेरी सिंपल, इस बबल पे एज अ बबल ये जो है, लेकिन वो लिक्विड में है, इसीलिए इसकी तरह 2T/R का प्रेशर तो आएगा ही आएगा, प्लस इसी के साथ साथ इट विल बी प्लस, ये इनसाइड है लिक्विड के, सो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो लिक्विड कॉलम का आएगा। लिक्विड कॉलम का प्रेशर हमें पता है कितना होता है, इट इज ρgh, कितना होता है वो ρgh, तो वो हमें पता है, इसीलिए फिर वो जो इक्वेशन होगा दैट विल बी ρgh। सो ये जो कंप्लीट सेक्शन था दैट वाज रिगार्डिंग कि कितना डिफरेंस इन प्रेशर होना चाहिए, ये हमने अभी सीख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि दो बबल्स जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, फिर दो ड्रॉप जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, और कैपिलरी एक्शंस के दौरान क्या होता है, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन। ओके, सो अगर हम बात करते हैं व्हेन टू बबल्स मिक्स विद ईच अदर, तो जनरली क्या होता है,
So when two bubbles form a single big bubble, तो अगर कोई बबल है, ठीक है ना, दो बबल्स अगर मिक्स हो जाते हैं और कोई एक सिंगल बबल बनाते हैं तो क्या होता है? सो जस्ट पे अटेंशन। होता क्या है, अगर सपोज मैं बोलता हूँ ये कोई एक बबल प्लस उसमें अगर ये कोई दूसरा बबल जो है वो बड़ा वाला ऐड हो जाए, जिसकी वजह से एक बड़ा वाला बबल मिलेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर ये जो छोटा सा बबल है इसका रेडियस है r1, ये जो बड़ा थोड़ा सा है उसका है r2, एंड द बिगर बबल जो दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा, लेट अस कंसीडर उनका जो रेडियस है वो है r। नाउ यहाँ पर समझने के दो तरीके। जनरली एक तरीका ये है कि आप इस कंसीडर कर सकते हो कि बॉयल्स लॉ यहाँ पर फॉलो होता है। सो नेट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इन दिस केस विल बी नेट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इन दिस केस, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर टोटल मास ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ दिस, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। सो दोनों में से आप कोई भी करो, आपको एट द एंड इक्वेशन वही मिलेगा। हम बॉयल्स लॉ के जरिए जाएंगे। सो टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो इसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम रहेगा P1 V1 प्लस इसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम रहेगा P2 V2 शुड बी इक्वल टू इसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम रहेगा PV, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है तो इस पे प्रेशर, एज ये बबल है, इस पे जो प्रेशर रहेगा, अभी अभी हमने देखा डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर इन केस ऑफ बबल इज 4T/R1 इनटू व्हाट इज वॉल्यूम, इट इज 4/3πr1³ बिकॉज वो बबल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, प्लस P2 V2, सो P2 जो है इट इज 4T/R2 इनटू वॉल्यूम है वो होगा 4/3πr2³, करेक्ट, इज इक्वल टू P विच इज 4T/R बिकॉज ये बबल जो है बड़ा वाला उसके लिए 4T/R होगा, इंटू 4/3πr3, करेक्ट। इन दैट केस आपको भी जैसे कि पता है, अब यहां से ये R1 कटेगा और यहाँ पर R1³ की जगह पर हो जाएगा R1², यहाँ पर R2 कटेगा और यहाँ पर R2³ की जगह पर हो जाएगा R2², और यहाँ पर R कट के यहाँ पर हो जाएगा R²। नाउ एज यू सी दैट 4T 4/3π यहाँ से कॉमन आएगा और वो यहाँ के 4T 4/3π के साथ कैंसिल हो गए, आपको जो इक्वेशन देगा वो देगा R1² प्लस R2² इज इक्वल टू R², जिसका मतलब है द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी अंडर रूट R1² प्लस R2², करेक्ट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। सो दिस इज वेरी सिंपल अगेन, ठीक है, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। सो अगर ये हमें समझ में आ गया, सो अब हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कैपिलरिटी एक्शन के अंदर जनरली क्या होता है। सो जस्ट पे अटेंशन, कैपिलरी एक्शन। अगर हम बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की, सो अगर कोई भी कैपिलरी ट्यूब जिसका इनर डायमीटर बहुत छोटा होता है, अगर हम इसे किसी लिक्विड पे रखें, सो हमें दिखता है कि वो लिक्विड आइदर उस कैपिलरी में राइज हुआ है अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, या फिर उसका जो लिक्विड लेवल है वो फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है, जैसे कि मर्क्यूरी में होता है। सो अगर ऐसा ही है, सो जस्ट पे अटेंशन, अगर सपोज मैं बोलता हूं कि कोई ये लिक्विड कंटेनर है, उसमें अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक कैपिलरी ट्यूब हमने डाली हुई है, सो ये कितने हाइट तक लिक्विड इसके अंदर चलेगा ऊपर, करेक्ट। सो दैट इज द फर्स्ट केस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो फॉर्मूला होता है इसका H इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइड बाय रो RG, ये तो हमें पता है ना। इन शॉर्ट कितने हाइट तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द असेंट और द राइज ऑफ द लिक्विड विद इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी, रेडियस, सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड T दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। एंड इससे पता चलता है दैट इफ हाइट हैज टू बी मोर, रेडियस हैज टू बी लेस, मतलब जितना छोटा रेडियस का कैपिलरी ट्यूब होगा उतना ही हाइट ज्यादातर ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, जैसे कि वाटर में होता है, केरोसिन में होता है, सो थीटा अगर एक्यूट है तो कॉस एक्यूट विल बी पॉजिटिव, हेंस H विल बी पॉजिटिव। वही अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूस है, मोर देन 90 है, सो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस दैट इज मोर देन 90 लेस देन 180 में कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इट इज एग्जैक्टली नेगेटिव होता है वो। सो हेंस हाइट विल बी नेगेटिव, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा, जस्ट इन केस ऑफ मर्क्यूरी, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ये कैपिलरी इसी लिक्विड में
तिरछी प्लेस की तो क्या हो जाएगा, सो इट इज प्लेस्ड स्लैंट, करेक्ट, सो क्या होगा, जस्ट पे अटेंशन। अगर हम इसमें कैपिलरी जो है वो इस तरीके से स्लैंट अगर प्लेस कर दें, सो फिर भी अगर सपोज मैं बोलता हूं कि ये जितने हाइट तक ये राइज हुआ था उतने ही हाइट तक ये भी, अगर ये इतने हाइट तक राइज हुआ था तो ये भी उतने ही हाइट तक क्या होगा, राइज होगा। सो दैट हाइट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, द हाइट विल बी सेम। इन शॉर्ट ये कुछ इस तरीके से होगा। नाउ सपोज आपका जो टिल्टिंग एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड इफ दिस इज द लेंथ जहां तक लिक्विड ऊपर आया है, करेक्ट, सो इन दैट केस आपका जो h होगा, करेक्ट, वो उतना ही होगा। आप h को कंसिडरेबली अगर आप यहां पर cos थीटा अप्लाई, सॉरी sin थीटा अप्लाई करते हो, सो sin थीटा इज h अपॉन l, सो हियर sin थीटा विल बी h अपॉन l, करेक्ट, सो दैट l will be h divided by sin theta, so l will be equal to h divided by sin theta, और h का वैल्यू आप ऑल द वे यहां से यहां पर पुट अप कर सकते हो, सो आपका वो वैल्यू वहां पर उस तरीके से आ सकता है। सो अगर h का वैल्यू आपने यहां पर पुट अप कर दिया ये वाला यहां पर, तो आपका जो l का वैल्यू है वो आपको मिलेगा, देयरफॉर l इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो rg इनटू sin थीटा। सो ये होगा फॉर्मूला अगर आप स्लैंट प्लेस करते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि सपोज, जस्ट पे अटेंशन, सपोज ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो 20 सेंटीमीटर हाइट की है पूरी ट्यूब, ठीक है, और लिक्विड जो राइज हो रहा है, सपोज ये हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट, ओके। सेकेंड केस में बोलते हैं कि अगर हमने इस कैपिलरी ट्यूब को तोड़ के 5 सेंटीमीटर का ही कर दिया, सो आप समझ रहे हो, लिक्विड राइज हो रहा था पहले 10 सेंटीमीटर तक, आपने उसी ट्यूब को तोड़ दिया और आपने उसे कर दिया सिर्फ 5 सेंटीमीटर का, और अगर आप उसने आपने अगर उसे इसके ऊपर रख दिया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो अपनी कैपिलरी जो है वो जितना हाइट पे पहले लिक्विड जा रहा था उससे भी छोटी है, तो उस लिक्विड के साथ क्या होगा, नाउ दैट इज द क्वेश्चन, करेक्ट। तो जनरली कुछ ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन होता है दैट इट विल फ्लो, ओवरफ्लो। पहला ऑप्शन होता है कि लिक्विड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर 20 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर राइज हुआ है ट्यूब में, तो 5 सेंटीमीटर के लिए 2.5 सेंटीमीटर होगा, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। कि सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि 2.5 सेंटीमीटर होगा। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि लिक्विड जो है वो ऊपर जाके फ्लैट हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर तक है तो भाई 5 सेंटीमीटर तक ही जाएगा और वहां पर फ्लैट मेनिस्कस बनाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन बिकम्स कि वो ऊपर तक पहुंचेगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऐसा लगता है कि नहीं स्पिल होगा, नहीं होगा, ठीक है, या फिर हमें लगता है कि नहीं रेशियो में डिवाइड होगा, जैसे कि सेकंड ऑप्शन बोलता है 20 के लिए 10 तो 5 के लिए 2.5, वो भी नहीं होगा, फ्लैट भी नहीं होगा, बस वो अपना क्या होगा, जो एक्सेसिव उसके ऊपर जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से एक 5 सेंटीमीटर तक वो ऊपर चढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो फोर्स है उसकी वजह से वो जो मेनिस्कस है वो खुद को एडजस्ट करेगा लाइक कॉन्वेक्स। सो इट विल बी लाइक राइजिंग, नॉर्मली 10 तक राइज हो रहा था इसे, अब 5 तक ही होगा और उसके बाद वो अपना मेनिस्कस को कॉन्वेक्स बनाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द केस इन केस ऑफ कैपिलरी एक्शन, जिसके ऊपर हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम जाएंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बता दे रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। The surface tension of soap solution at a temperature 20 degrees Celsius is 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 6 mm is, and the options are A 12.5 Pascal, B 14.2 Pascal, C 15.5 Pascal and D 16.7 Pascal. Okay, so अभी जो आपने क्वेश्चन देखा वो कुछ इस तरीके से था, मैं दोबारा इसको रीड कर लेता हूँ। That the surface tension of a soap solution at a temperature 20 degrees Celsius is 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The excess pressure inside the bubble of the soap solution of radius 6 mm is, हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है और उसने क्लियरली बताया दैट इट इज अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन, सो वो बबल है। सो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि
एक्सेस प्रेशर अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सो हमें डेल्टा पी निकालने के लिए बोला है. सो डेल्टा पी वी हैव टू फाइंड. फॉर बबल व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा पी? एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो इट इज 4t by r. सो इफ इट इज 4t by r, हमें एक्सेस प्रेशर अगर निकालना है, सो 4t, सो इट इज 4 into व्हाट इज सरफेस टेंशन गिवन? सरफेस टेंशन गिवन इज 2.5 into 10 raised to minus 2. सो इट इज 2.5 into 10 raised to minus 2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय इधर जो सब सॉल्यूशन का रेडियस दिया वो 6 mm. सो इफ द रेडियस इज गिवन 6 mm, सो इट इज 6 into 10 raised to minus 3. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एमसीक्यूज है जो नीट के है, जेडबलई के हैं, तो इनमें हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता सॉल्व करने के लिए. तो हमें जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से इक्वेशंस को सडनली देखना होता है. अगर आप ऑप्शंस को गौर से एक बार अगर रिव्यू करके देख लो तो आपको समझ में आएगा दैट ऑप्शंस आर 12.5, 14.2, 15.5, 16.7. मतलब इन सभी के जो नंबर्स हैं, आंकड़े जो है 14, 12.5 मतलब 125 या फिर 14.2, 142, ये नंबर्स अलग अलग है. जब नंबर्स ही अलग अलग होते हैं तो आपको पावर से कोई लेना देना ही नहीं है. आप डायरेक्टली इक्वेशंस को जा सकते हो, ठीक है. डायरेक्टली आप सिर्फ नंबर सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा. कैसे? जस्ट पे अटेंशन. अगर मैं बात करता हूँ ये 4 है, सो इट इज 2 2s are 4, 2 3s are 6, करेक्ट. व्हाट इज 2.5 into 2? 2.5 into 2 is 5 and it is 5 divided by 3, correct. So if it is 5 divided by 3, it is almost 1.667. ये आपका आंसर होना चाहिए. तो 167 या फिर 167 के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट जो कि डी है. सो इसीलिए आपका जो आंसर आएगा 167, दैट इज 16.7 पास्कल. इस तरीके से आपको सडनली करना, अदरवाइज आप इधर उधर पावर करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी. सम तो आएगा लेकिन वो टाइम लेगा, करेक्ट. सो दिस इज जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा, यहाँ पर था, करेक्ट. अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ. ओके, जस्ट पे अटेंशन. In question number 81, that is previous question, if an air bubble of the same dimensions were formed at a depth of 30 cm inside a container containing the sub solution of relative density 1.20, then the pressure inside the bubble is, take 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10 raised to 5 pascal, and the options are A 1.01 into 10 raised to 4 pascal, B 1.05 into 10 raised to 5 pascal, C 2.01 into 10 raised to 4 pascal, and D 3.01 into 10 raised to 4 pascal. सो जो सम अभी आपने देखा था उसके अंदर दिया गया है कि ये सेम टू सेम डायमेंशन का बबल, सिर्फ क्या किया गया है कि एक डीप इनसाइड अ सर्टेन लिक्विड उसको वही सोप सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया है, और वो जो डेप्थ है वो 0.3 मीटर का बताया गया है, और उसका लिक्विड का जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, वो दिया गया है 1.2. तो आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी से नॉर्मल डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? वाटर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं वाटर की डेंसिटी से. सो वाटर का डेंसिटी है 1000, सो 1000 into 1.2 विल बिकम 1200. इट मींस डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 1200. नाउ क्वेश्चन इज इसके ऊपर टोटल कितना प्रेशर है? तो जैसे कि हमें पता है कि इट इज 2t by r बिकॉज उसका एक ही सरफेस कनेक्टेड है, बाहरी सरफेस पे तो लिक्विड है, प्लस रो जी एच, ये जो इतना डेंसिटी है, प्लस ऊपर से एटमॉस्फेयर भी तो है, सो इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इट विल बी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये तो फॉर्मूला उतना ही था जितना मैंने स्लाइड में दिया था, लेकिन अगर टोटल एटमॉस्फेयर भी कंसीडर करने के लिए अगर सम में बोला तो आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा. अगर ऐसा ही है सो हम कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं. जस्ट पे अटेंशन. इट इज इक्वल टू 2 into 2.5 into 10 raised to minus 2 divided by r is 6 into 10 raised to minus 3 प्लस रो जी एच. रो जो है वो है 1200, ग्रेविटी हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, एच जो है वो 0.3 मीटर्स, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उन्होंने बोला है दैट इज 1.01 into 10 raised to 5. तो अब इस सबको हमें कैलकुलेट करना है, सो हम प्रॉपरली करेंगे इसे. 2.5 2s are, it is 5, 5 divided by 6, 5 divided by 6 into -2 और ये +3 तो +1 हो जाएगा. सो इट विल बी 50 by 6 क्लियरली. नेक्स्ट प्लस 1200 into 2 that is 12,000 into 0.3, so it will be 3600, करेक्ट. प्लस ये जो वैल्यू है 1.01 into 10 raised to 5. So this 50 by 6 is something around 8 point something. So it is 8 plus 3600 plus 1.01 into 10 raised to 5. So this is 3608 approximately. तो हम लोग इसको 3600 ही रखते हैं, करेक्ट. प्लस 1.01 into 10 raised to 5 whatever. नाउ ये 10 raised to 5 है, इसे भी अगर हमें 10 raised to 5 करना है तो हमें क्या करना होगा? इसको डेसिमल को 1 2 3 4 5 मतलब 0.036
into 10 raised to 5 plus 1.01 into 10 raised to 5. 10 raised to 5 will be common and 1.01 plus 0.036 ये जो नंबर है हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 1.046 इंटू 10 रेज टू 5. ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास मैचिंग है या फिर क्लोज है तो हम देखते हैं सम के अंदर. सो जस्ट इट इज yes, the matching answer is 1.05 into 10 raised to 5 because 46 you can take it as 50. तो जो क्लोज आंसर है वो वही है. सो आपका जो ऑप्शन नंबर रहेगा दैट विल बी बी. करेक्ट. सो ये सब हमने देख लिया. अब हम जाएंगे अगले सम. A wooden block with a coin placed on its top floats in water as shown in figure. The distance L and H are shown in the figure. After some time, the coin falls into the water. Then, options are A. L decreases and H increases. B. L increases and H decreases. C. Both L and H increases. D. Both L and H decreases. So, अभी जो आपका जो सम आपने रीड किया है वो कुछ इस तरीके से, मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूँ उसको, जस्ट पे अटेंशन. A wooden block with a coin placed on its top floats in the water as shown in figure. The distance L and H are as shown in the figure. After some time, the coin falls into the water. Then, चार ऑप्शन में से क्या होगा. तो जस्ट पे अटेंशन क्या होता है इसमें. अगर सपोज मैं बोलता हूँ ये कोई कंटेनर है, इसमें अगर कोई लिक्विड है, इसमें अगर कोई ब्लॉक जो है वो डूबा हुआ है लाइक दिस और उसके ऊपर कोई मास है जैसे कि बताया गया. सो राइट नाउ इफ दिस हाइट इज h एंड दिस इनसाइड लेंथ इज l, करेक्ट. तो ये बोला जाता है कि अगर केस ऐसा हो जाता है कि अगर ये गिर जाता है नीचे की तरफ, सो सपोज नाउ दिस फॉल्स यहाँ पर, तो होगा ये कि इसके ऊपर का, इस ब्लॉक के ऊपर का वेट हट जाने से ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो ज्यादा डूबेगा नहीं है पहले जैसा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा. इसका मतलब है दैट इनसाइड लेंथ विल रिड्यूस, बिकॉज अगर ये ऊपर चला जाता है तो इनसाइड लेंथ विल रिड्यूस. तो l तो डिक्रीज हो गई, L decreases. बट अगर ये इधर गिर जाता है तो इसके साथ क्या होगा. नाउ दैट इज द क्वेश्चन. सो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस इसका जितना वेट था उतने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था. बट इन सेकेंड केस जब ये नीचे गिर गया है तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा. लॉजिकली अगर हम बात करें तो इसके वेट के जितना अगर लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था पहले केस में तो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था बिकॉज इट हैज मोर वेट एंड कंपैरेटिवली इसका डेंसिटी ज्यादा, इसके लिए वॉल्यूम तो कम है इसका. तो जब ये अंदर चला जाएगा और वॉल्यूम के जितना अगर लिक्विड डिस्प्लेस होने लग जाए तो वो तो कम होगा. इसका मतलब है जब ये नीचे गिर जाता है सो इन दैट केस ये जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज अब ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले केस में उस ब्लॉक के वेट के जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था और अब वो नीचे गिर गया तो सिर्फ वॉल्यूम के जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. एंड कंपैरेटिवली वॉल्यूम वाला जो लिक्विड होगा वो कम होगा, इसीलिए फिर इसका जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही हो जाएगा. सो इन दैट केस आपका जो ऑप्शन नंबर है जो इसके साथ मैच करता है, बोथ L एंड H डिक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. राइट. तो ये हमने देख लिया अभी की तरफ. राइट. तो अब हम जाएंगे अगले सम में और अगले सम में आपको कुछ और अलग तरीके से हम इसको अलग अलग कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे. A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to minus 2 Newton as shown in the figure. The length of the slider is 30 centimeter and its weight negligible. The surface tension of the liquid film is, and the options are A 0.0125 Newton per meter, B 0.1 Newton per meter, C 0.05 Newton per meter and D 0.025 Newton per meter. हेलो. सो अभी जो आपने ये सम देखा उसको मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन. A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to minus 2 Newton as shown in the figure. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is. तो suppose अगर मैं बोलता हूँ कोई एक U-shape का वायर है like this और इसमें यहाँ पर एक स्लाइडर है. दिस कैन बी स्लाइड वर्टिकली. इसमें एक सोप सॉल्यूशन बना हुआ है. राइट. सो एक सोप सॉल्यूशन यहाँ पर ये बना हुआ है. राइट. अब इसमें एक वेट लगाया गया है नीचे की तरफ और ये वेट बहुत ज्यादा नहीं है. इस वेट का जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ओनली 1.5 into 10 raised to minus 2 Newton. So it is just
1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन कितना होगा। सो नाउ रिमेंबर, जितना ये वेट है उतना ही फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ डेवलप हो जाएगा, करेक्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सोप सॉल्यूशन और सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, करेक्ट। सो इन दैट केस जब आप फॉर्मूला लोगे इसका, तो आपका जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा दैट इज T इज इक्वल टू F/L, बट यहां पर वो हो जाएगा F/2L, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है, सो इन दैट केस अगर हम बात करें F की, तो F तो यहाँ पर वेट है, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय 2L, करेक्ट। सो वेट जो है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² divided by 2 times what is the length given is, it is 30 centimeter, yes, so it is 30 centimeter, so 30 centimeter is 0.3 meter, correct. So if it is 0.3 meter, 0.3 and 1.5 will be 5, and 5/2 will be 2.5 into 10⁻⁻². So this will be your answer for surface tension. So 2.5 into 10⁻⁻² will be 0.025, correct, Newton per meter, right. So if this is your answer, दो ऑप्शन जो मैचिंग हो रहा है आपकी तरफ वो कुछ ये हो रहा है, it is D. So it is D, 0.025 Newton per meter. So that is your final answer, correct. The radii of the two columns in U-tube are R1 and R2. When a liquid of density rho, angle of contact is 0 degree, is filled in it, level difference of liquid in two arms is h. The surface tension of the liquid is g is acceleration due to gravity, and the options are as follows. हेलो, जो सब अभी अभी आपने रीड किया हुआ है उसको मैं वापस एक बार बताता हूँ, जस्ट पे अटेंशन। द रेडियस ऑफ द टू कॉलम्स इन YouTube आर R1 एंड R2। तो यहाँ का जो रेडियस है वो है R1, ये जो रेडियस है, और यहाँ का जो रेडियस है दैट इज R2। When a liquid of density rho and angle of contact 0 degree is filled in the level difference of the liquid in the two arms is h. The surface tension of the liquid is, so ये जो liquid level में जो difference आया हुआ है that is h। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि इसका जो कैपिलरी राइज है, ठीक है ना, सो इसका जो कैपिलरी राइज है सपोज दैट इज h1, और इसका जो कैपिलरी राइज है दैट इज h2, लेकिन दोनों का कैपिलरी राइज सेम ना होने की वजह से यहाँ पर ये हाइट का डिफरेंस आ गया है। सो दिस h डिफरेंस इज नथिंग बट h1 माइनस h2। तो सबसे पहले हमें h1 निकालना पड़ेगा, फिर हमें h2 निकालना पड़ेगा, करेक्ट। उससे हमें ये h का पता चलेगा, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन, दोनों भी साइड में भी लिक्विड जो है वो सेम ही है, तो सरफेस टेंशन दोनों का भी सेम ही है। सो सबसे पहले अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका सरफेस टेंशन, हम फाइंड आउट करेंगे h1, फिर हम फाइंड आउट करेंगे h2, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें h मिल जाएगा, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन, व्हाट इज h1? h1 is 2t cos theta divided by rho r1g. What is h2? h2 is 2t cos theta divided by rho r2g. Now this h is h1 minus h2, correct. So अगर हम इसमें से इसे सबट्रैक्ट करते हैं, so 2t cos theta divided by rho g तो कॉमन ही आएगा, और बचेगा सिर्फ 1/r1 minus 1/r2, करेक्ट, यही सही है। अब अगर ऐसा ही है, so this h will be equal to 2t cos theta divided by rho g r2 minus r1 divided by r1 into r2, करेक्ट। सो अगर ये इक्वेशन बनता है तो हमें पूछा गया है कि t कितना है। सो अगर हमें t पूछा गया है, सो जो t का इक्वेशन आएगा, सो t will be equal to this rho g will be multiplies to rho gh divided by 2t cos theta. So it will be sorry, आपको अगर t चाहिए, हाँ, so 2 cos theta डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज अगर डिवाइड हो जाती है दूसरे तरफ जाके, मतलब ये उल्टा लिख सकते हैं हम लोग। सो इट विल बी r1 into r2 will be in multiplication and r2 minus r1 will be denominator. सो इन दैट केस इसके साथ जो आपका मैचिंग ऑप्शन है, जो फिलहाल के लिए आपको जो दिख रहा है, दैट इज रो जी एच r1 r2 डिवाइड बाय 2 cos थीटा r2 माइनस r1। जैसे कि उन्होंने बताया कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 0 है, सो व्हाट इज cos ऑफ 0? cos ऑफ 0 इज 1, सो ये कट होके यहाँ पर 1 आ जाएगा, और आपका जो मैचिंग ऑप्शन जो आपके साथ बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो ये दिखने के लिए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, लेकिन अपेरेंटली अब जब सॉल्व करने के बाद दिख रहे हैं तो कंपैरेटिवली से बहुत सिंपल है, करेक्ट। अब हम
the excess pressure inside a soap bubble is 3 times than the excess pressure inside a second soap bubble, then the ratio of their surface areas is A 9:1, B 1:3, C 1:9 and D 3:1. हेलो, अभी जो आपने सम देखा है वो कुछ इस तरीके से, मैं एक बार वापस रीड करता हूं इसे. द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सेकेंड सोप बबल, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज. तो उसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो वो बबल है, सरफेस एरिया मतलब 4πr², मतलब रेडियस का रिलेशन है, और एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी. तो हमें बबल के लिए अगर डेल्टा पी का भी अगर रिलेशन पता चल जाता तो हमारा काम हो जाएगा. तो सपोज मैं बोलता हूँ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स. तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ ये एक बबल है, ये एक बबल है, जैसे कि हमें पता है दैट एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2T/R. अगर बबल की बात करें तो बबल के लिए इट विल बी 4T/R. सो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट. सो अगर ऐसा ही है, पे अटेंशन, हम ये बोल सकते हैं दैट एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, देयरफॉर डेल्टा P1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 इज इक्वल टू R2/R1, बिकॉज इनवर्स है, करेक्ट. इसमें किसी को वैसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट. अगर यही है सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि व्हाट इज, मतलब इसका वैल्यू क्या है डेल्टा पी का, R2/R1. सो वी कैन से दैट R2/R1 इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2. तो उन्होंने बोला कि जो पहले वाले में प्रेशर डिफरेंस है दैट इज 3 टाइम्स. सो इफ सपोज दिस इज 3P एंड जो डेल्टा P2 है दैट इज ओनली P. तो पहले वाले में जो है वो 3 टाइम्स है और दूसरे वाले में जो सिर्फ P है. सो P कैंसल, R2/R1 जो होगा वो 3 होगा. सो देयरफॉर व्हाट इज R1/R2? 1/3. अब अगर हम सरफेस एरियाज की बात करें सो A1/A2 will be equal to 4πr1² divided by 4πr2². Correct? 4π will get cancelled. R1² by R2² is R1 by R2 the whole square, and R1 by R2 is 1/3. So 1/3 का whole square, and the answer will be 1/9, and 1/9 is your option number C. Right? So ये भी बहुत सिंपल सवाल था जिसको हमने अभी देखा हुआ, ठीक है. अब हम जाएंगे आपके अगले सम. A capillary tube 1 is dipped in water, another identical tube 2 is dipped into a soap water solution. Which of the following shows the relative nature of the liquid columns in the two tubes, and the options are as shown in the diagrams. Okay, अभी जो आपने सवाल देखा हुआ है, ठीक है ना, वो उसके अंदर कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. तो इसके अंदर दिया गया कि फर्स्ट कैपिलरी के अंदर जो है वो वाटर राइज हो रहा है और दूसरे कैपिलरी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, सोप सॉल्यूशन राइज हो रहा है. सो ऐसे केस में क्या होगा? तो फर्स्ट केस में उन्होंने दिया है दैट द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, एंड सेकंड केस में कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन सोप वाटर. तो क्या होगा? जनरली सी सोप वाटर इज वाटर ओनली, बट उसके अंदर सोप सॉल्यूशन मतलब डिटर्जेंट हम ऐड करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि डिटर्जेंट की वजह से सरफेस टेंशन जो क्या हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है. सो कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी कैपिलरी ट्यूब में अगर सपोज हम दो कंडीशंस कंसीडर करते हैं, ये वाटर है प्लेन और ये भी वाटर है लेकिन सोप सॉल्यूशन के साथ है. इन दैट केस यहाँ का जो राइज होगा लिक्विड का वो ज्यादा होगा और यहाँ का जो राइज होगा लिक्विड का वो कंपेरेटिवली कम होगा. व्हाई? बिकॉज द हाइट का जो फॉर्मूला है वो है 2T cos थीटा डिवाइड बाय ρRg, करेक्ट. और अगर 2T cos थीटा डिवाइड बाय ρRg यही अगर हाइट है, सो हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इफ सरफेस टेंशन इफ ऑल द अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट. सो इन दैट केस सरफेस टेंशन जो है वो प्योर वाटर का जो है या फिर वाटर का जो होता है, वाटर का सरफेस टेंशन इज मोर देन डिटर्जेंट के वाटर का सरफेस टेंशन या फिर सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन. हेंस यहाँ का लिक्विड राइज ज्यादा होगा और यहाँ का लिक्विड राइज कम. इसलिए जो आपका आंसर है वो सी होगा. कौन सा होगा आपका आंसर? सी, करेक्ट. सो ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, ठीक है. आपको प्रैक्टिस करनी इनके साथ. अब हम आगे जब मिलेंगे तो हम किसी और टॉपिक के